यस फ्रेंड्स, तो हम लोग एएस की क्लासेस कर रहे हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है AS16। AS16 जो है वो है बोरिंग कॉस्ट के लिए। बोरिंग कॉस्ट का मतलब है टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसका मतलब है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के लिए AS16 का क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या मीनिंग है, थोड़ा इसको हम डिटेल में समझते हैं। पहले हम इसको बेयर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसे पढ़ेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। आप जब भी एएस को पढ़ें तो डायरेक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो बेयर एक्ट होता है उससे पढ़ें। उससे आपको इनके पैरा नंबर्स भी पता रहेंगे। आप वैसे भी स्टडी कर सकते हैं, बट वो स्टडी आपको कभी फ्रूटफुल नहीं होती है। चलिए पढ़ते हैं। The objective of this accounting standard to prescribe the accounting treatment for borrowing cost। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए बोरोइंग कॉस्ट का, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आगे लिखा है स्कोप में दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग कॉस्ट। इसके नीचे फिर लिखा है डेफिनेशंस। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या है? बोरोइंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड बाय एन इंटरप्राइजेज इन कनेक्शन विद द बोरोइंग ऑफ फंड्स। तो अब इसमें इंटरेस्ट के अलावा जो दूसरी कॉस्ट हैं, जैसे बैंक चार्जेज या आपके इंस्पेक्शन चार्जेज और जो भी वैल्यूएशन चार्जेज हैं, वो सारे बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट होते हैं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन है क्वालिफाइंग एसेट्स। क्वालिफाइंग एसेट्स का मतलब है कि कौन सी एसेट्स ऐसी हैं जिनको हम बोरोइंग कॉस्ट जिसमें कैपिटलाइज करेंगे। पहले मैं इसको थोड़ा सा इसका बेसिक बताता हूँ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब है सिर्फ दो ही ट्रीटमेंट होते हैं। या तो होता है कि चार्ज्ड एज एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस, और या फिर होता है कि भाई इंटरेस्ट को आपने कैपिटलाइज्ड करना है कि नहीं करना है, आपने एक्सपेंसेस मानना है कि कैपिटलाइज करना है। तो कैपिटलाइज किन का होगा? कैपिटलाइज होगा जो एसेट्स आपकी क्वालिफाइंग एसेट्स होंगी, अगर उनसे रिलेटेड कोई इंटरेस्ट है तो वो आप उसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। कैपिटलाइज का मतलब है कि आप ऐड कर देते हैं इन दी कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा एएस को बेयर एएस से पढ़ाना चाहूँगा। अब देखें क्वालिफाइंग एसेट्स का मतलब क्या है। अ क्वालिफाइंग एसेट्स is an assets that necessarily takes a substantial period of time to get ready for intended use of sale। ये वर्ड थोड़ा ध्यान देने वाला है। that takes a substantial period of time। substantial period का मतलब है ऐसा नहीं है कि कोई एसेट्स आपने आज बनाना शुरू करी और वो महीने 15 दिन में बन के तैयार हो गई है, तो वो आपकी क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है, क्योंकि एक सब्सटेंशियल पीरियड लगना चाहिए। जैसे कि सपोज कर लीजिए आप एक ब्रिज बना रहे हैं, आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बना रहे हैं, सपोज कर लीजिए आप डाटा सेंटर बना रहे हैं, आप एक होटल बना रहे हैं। इनमें 1 2 3 4 साल टाइम लगता है। तो अब 3-4 साल जब तक वो कंस्ट्रक्शन होगी उस बिल्डिंग की, तब तक उस पे जो भी इंटरेस्ट है उसे आप P&L में चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि उस बिल्डिंग से हमारे पास अभी रेवेन्यू कुछ नहीं आ रही है। इसलिए उस एसेट उसमें जो भी इंटरेस्ट का पार्ट है वो उस बिल्डिंग की कॉस्ट में हम ऐड करते जाएंगे। क्लियर? तो कौन सी एसेट्स
क्वालिफाई करती हैं इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए, वो है ऐसी एसेट जिसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है। एएस में सब्सटेंशियल पीरियड लिखा है, टाइम नहीं बताया कि 2 महीने या 10 महीने या 2 साल, लेकिन नीचे एक्सप्लेनेशन दी है, इसको पढ़ें। व्हाट कंस्टिट्यूट अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम primarily depends on the fact and circumstances of each case. However, ordinarily a period of 12 months is considered as substantial period of time. नॉर्मली 12 महीने अगर किसी एसेट्स में बनने में लग रहे हैं तो उसे हम सब्सटेंशियल पीरियड मानेंगे। ठीक है, आगे पढ़े। Unless a shorter or longer period can be justified on the basis of facts and circumstances of the case. तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात आ गई कि ऐसी एसेट्स जिसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है टू रेडी फॉर यूज, और सब्सटेंशियल पीरियड टाइम नॉर्मली जो माना जाता है वो 12 मंथ है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द केस। ठीक है, चलिए आगे पढ़ें। बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस। इसका एक थियोरेटिकल क्वेश्चन ही बन जाता है यहाँ तक कि भाई बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड है। इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस ऑन बैंक बोरोइंग एंड अदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। एक तो इंटरेस्ट है और कमिटमेंट चार्जेस, बैंक बोरोइंग हो या किसी से भी ले रखा हो, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। नंबर 2, एमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट ऑफ प्रीमियम रिलेटिंग टू बोरोइंग्स। सपोज के लीजिए आपने डिवेंचर लिए, तो डिवेंचर्स पे आपने अगर कोई इशू के टाइम पर डिस्काउंट दे रहे हैं या रिडेम्पशन पे प्रीमियम दे रहे हैं तो उसकी एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन ऑफ एंसिलरी कॉस्ट, शुरू में जब हम लोन लेते हैं तो ह्यूज कॉस्ट इनकर्ड होती है क्योंकि सारी वैल्यूएशन वगैरह सारी प्रॉपर्टीज़ की करानी पड़ती है, तो उसे एमोर्टाइजेशन करते हैं। फाइनेंस चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड अंडर फाइनेंस लीज और अंडर अदर सिमिलर अरेंजमेंट। सपोज के लीजिए आपने कोई एसेट्स लीज पर ली है, तो उसमें जो फाइनेंस चार्ज हम लग रहे हैं वो भी हमारी बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट है। नाउ द फिफ्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, exchange difference arising from foreign currency borrowing to the extent they are regarded as an adjustment to interest cost। ये ध्यान दीजिए, इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। एक्सचेंज डिफरेंस, फॉरेन एक्सचेंज का जो डिफरेंस है वो भी हमारा बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट होता है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट से रिलेटेड है वो वाला। इसकी एक एक्सप्लेनेशन दी है, उसको पढ़ें। क्या दी एक्सप्लेनेशन? एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग एंड कंसीडर्ड एज बोरोइंग कॉस्ट आर दोज एक्सचेंज डिफरेंस which arise on the amount of principal of the foreign currency borrowing to the extent of difference between interest on local currency borrowing and interest on foreign currency borrowing। इसका मतलब है कि आपका जो इसमें एक्सचेंज डिफरेंस है वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरोइंग। ये आपका एक्सचेंज डिफरेंस आपका इंटरेस्ट बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा। 10, द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस नॉट एक्सीडिंग द डिफरेंस बिटवीन दिस is considered as borrowing cost to be accounted for under this standard and remaining exchange difference if any to be accounted under AS11। या आपको पता है AS11 एक्सचेंज डिफरेंसेस के लिए, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस के लिए, तो AS11 में जो आपका प्रिंसिपल पार्ट है उसके एक्सचेंज डिफरेंस का पार्ट आएगा और AS16 में जो आपका इंटरेस्ट पोर्शन का डिफरेंस है वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए 2 एक्सचेंज डिफरेंस है,
exchange difference on principal will be govern एज पर AS 11। जो इंटरेस्ट पे एक्सचेंज डिफरेंस है वो आपका यहाँ आएगा। द इफेक्ट ऑफ चेंजेज इन फॉरेन करेंसी रेट, ओके, ये आपका AS 11 है। फॉर दिस पर्पज द इंटरेस्ट रेट फॉर लोकल बोरिंग करेंसी इज considered at that rate at which the enterprise would have raised the borrowing locally had the enterprise not decided to foreign currency borrowing। okay, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर दिया है दूसरा, पैरा 5 पढ़ेंगे। सो पैरा 4 में हमको दिया है, पैरा 4 में हमको क्या दिया है, पैरा 4 में दिया है कि भाई बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा। पैरा 5 में उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं किसके, क्वालिफाइंग एसेट्स के, कि किन एसेट्स को आप क्वालिफाइंग एसेट्स मानते हैं। चलिए पैरा 5 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स आर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पावर जनरेशन फैसिलिटीज, इन्वेंट्रीज दैट रिक्वायर्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू ब्रिंग देम टू सेलेबल कंडीशन, एंड investment properties, other investment and those inventory that are routinely manufactured or otherwise produced in large quantity on a repetitive basis over a short period of time are not qualifying assets. Assets that are ready for their intended use or sale when acquired also are not qualifying assets. फ्रेंड्स ये देखिए, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, इसको दोबारा पढ़ते हैं। अदर इन्वेस्टमेंट एंड दोज इन्वेंट्रीज दैट आर रूटीनली मैन्युफैक्चर्ड, अब आपका प्रोडक्शन हो रहा है, रोज़ आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है। सपोज कर लीजिए आप कोई एसेट्स खरीद के लाते हैं, जैसे आप मान लीजिए एयर कंडीशन खरीद के लाए और आपने आते उसे फिट करवाया और चालू कर दिया, तो अब आप उसे क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं मानेंगे कि भाई उस पर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज कर दें। इंटरेस्ट कैपिटलाइज कब करोगे, जब वो क्वालिफाइंग एसेट्स होगी। क्वालिफाइंग एसेट्स कब मानी जाएगी, जब उसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है। जैसे कि प्लांट है, पावर जनरेशन यूनिट है, या आपके ब्रिजेस हैं, होटल्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो आप बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, आप समझ रहे हैं कि जो एसेट्स बनाने में एक साल से ज़्यादा का टाइम लग रहा है। दिल्ली मेट्रो, अब दिल्ली मेट्रो में जो भी इंटरेस्ट का पार्ट था, जब तक वो रेडी नहीं हो जाए वो आप उसको कैपिटलाइज कर देंगे। क्लियर? यस। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ किसी भी एएस में जो बोल्ड में लिखा रहता है वो आपके इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying assets should be capitalized as part of the cost of the assets. The amount of borrowing cost eligible for capitalization should be determined in accordance with this standard. Other borrowing costs should be recognized as an expenses in the period in which they are incurred. ये आपका रूल आ गया कि भाई बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम। तो पैरा 6 ये हमें बता रहा है ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। 3 है आपके, एक तो है स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल, जो आपने उस एसेट्स को एक्वायर करने के लिए लिए डायरेक्ट, उसे आप सीधा कैपिटलाइज कर देंगे। दूसरा क्या है, अमाउंट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। दूसरी है एलिजिबल फॉर
कैपिटलाइजेशन, इसे भी हम कैपिटलाइज करेंगे। और तीसरी है अदर, इसको हम P&L में चार्ज कर देंगे। ठीक है, चलिए पैरा 7 पढ़े। पैरा 7 क्या कहता है? बोरिंग कॉस्ट आर कैपिटलाइज एट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट्स व्हेन इट इज प्रोबेबल, ये लाइन ध्यान रखिए, व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट दे विल रिजल्ट इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटरप्राइजेस एंड द कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अब ये पैरा 7 कह रहा है कि अगर हम कैपिटलाइज तभी करेंगे जब हमें ये पता हो कि इस एसेट से हमें बाद में फ्यूचर बेनिफिट, मतलब बाद में बेनिफिट मिलेंगे, इकोनॉमिकल बेनिफिट मिलेंगे, और उसकी बोरिंग कॉस्ट की अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर कोई एसेट्स आप बना रहे हैं और वो एसेट्स आपको बाद में पता चलता है कि ये एसेट से हमें कोई बेनिफिट नहीं है, तो फिर उसकी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना नहीं है। ठीक है, ये अच्छा पैरा है। आगे देखें, बोरिंग पैरा नंबर 8, बोरिंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और दिस आर दोज बोरिंग कॉस्ट दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द क्वालिफाइंग एसेट्स हैड नॉट बीन मेड। ठीक है, अब सपोज के लीजिए मैंने कोई कार ली, मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, तो मैंने कार के लिए कार लोन लिया, तो अगर मैं कार नहीं लेता तो कार लोन भी नहीं लेना होता। तो इन्होंने बोला दोज बोरिंग कॉस्ट दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड, दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड अगर वो एक्सपेंडिचर हम नहीं करते। वही मैं बता रहा हूँ कि जो आपने कार ली है, कार नहीं लेते तो कार लोन नहीं लेते। पैरा नंबर 10 पढ़ें। To the extent the funds are borrowed specifically for the purpose of obtaining qualifying assets, the amount of borrowing cost eligible for capitalization on that asset should be determined as the actual borrowing cost. ठीक है, less any income on the temporary, less any income. तो इसके बाद पैरा 11 देखें। The financial arrangement for a qualifying assets may result in enterprises obtaining borrowing funds and incurred associated borrowing cost before some or all of the funds are used for expenditure on the qualifying assets. In such circumstances, the funds are oftenly temporarily invested pending their expenditure on the qualifying assets. In determining the amount of borrowing cost eligible for capitalization, any income earned on any temporary investment should be deducted. इनका कहने का मतलब है कि सपोज कर लीजिए बैंक ने आपको टर्म लोन दे दिया और आपको 5 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट भी कर दिया। अब चूंकि आपने बैंक से लोन तो मिल गया लेकिन अभी वो यूज पूरा नहीं हुआ, आपने क्या किया, उसकी एफडी बनवा दी, तो उस एफडी से आपको ब्याज मिला, तो वो जो आपकी इंटरेस्ट आप दे रहे हैं उसमें से वो ब्याज आप माइनस कर देंगे, क्योंकि वो उसी फंड से आपको इनकम हुई है, तो नेट बोरिंग कॉस्ट निकाली जाएगी। ये पैरा 11 में बोला है। पैरा 12, to the extent that funds are borrowed generally and used for the purpose of obtaining a qualifying assets. पैरा 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरा 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझिए। ये पैरा 12 इसके लिए है, जो एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है वो कैसे निकलेगा उसको समझा रहे हैं। To the extent funds are borrowed generally and used for the purpose of obtaining a qualifying assets, the amount of borrowing cost eligible for capitalization should be determined by applying a capitalization rate to the expenditure on that assets. The capitalization rate should be the weighted average of the borrowing cost applicable to the borrowing of the enterprises that are outstanding during the year, other than borrowing made specifically for the purpose of obtaining a qualifying assets. The amount of borrowing cost during a period should not exceed the amount of borrowing cost incurred during that period. Okay. अब फ्रेंड्स इसका मतलब बताते हैं। आपके पास एक तो आपने लोन ले रखा है उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, लेकिन उसके अलावा आपने अपनी जो दूसरे आपकी बिजनेस हैं उनके फंड को भी उस एसेट्स में यूज़ कर लिया है। तो ये पैसा
जो बी पार्ट है वो है एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, तो हम उसमें से वो पोर्शन निकालेंगे जो पोर्शन हमारा उस एसेट से रिलेटेड है और उसको हम कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है, एक दो एग्जांपल जब हम करेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। अब पैरा 13 पढ़ते हैं। पैरा 13 क्या कहता है? एक्सेस ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट्स ओवर रिकवरेबल अमाउंट, वेयर द कैरिंग अमाउंट or the expected ultimate cost of qualifying assets exceed its recoverable amount, the carrying amount is written down or written off in accordance with the requirement of the other accounting standard. In certain circumstances, the amount of the write down or write off is written back in accordance with those other accounting standard. इसका मतलब है, सपोज कर लीजिए आपकी जो कैरिंग अमाउंट है या जो कॉस्ट है, सपोज कर लीजिए वो 1000 रुपीज़ है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू 700 है, तो ये कह रहे हैं कि 300 को आप रिटर्न डाउन कर दीजिए। ठीक है, नाउ कमेंसमेंट ऑफ द कैपिटलाइजेशन, ये पैरा 14 है। पैरा 14 क्या कह रहा है? कमेंसमेंट कब से हम कैपिटलाइजेशन शुरू करेंगे? जरा देखें, द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स शुड कमेंस व्हेन ऑल पे अंडरलाइन कर दीजिए, ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर 1, एक्सपेंडिचर फॉर द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट्स इज बीइंग इनकर्ड, बोरिंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड, एंड एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी to prepare the assets for its intended use or sale are in progress। मतलब आपने उस एसेट्स पे जो खर्चा है वो कर दिया है, आपने उस पर इंटरेस्ट खर्चा करा और उस एसेट्स को बनाने में जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी चल रही हैं। जैसे ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, आप उसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद है अगला पैरा 17, suspension of capitalization. Capitalization of borrowing assets should be suspended during extended period in which active development is interrupted। ठीक है, पैरा 17 ये किसके लिए कह रहा है? सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, कि अभी कब आप उसे बीच में रोक सकते हैं कैपिटलाइजेशन को। जब रोक सकते हैं जब आपका प्रोडक्शन या आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, तो उस पीरियड में आप उसकी कैपिटलाइजेशन पार्ट भी रोक सकते हैं। पैरा 19 क्या कहता है? पैरा 19 कहता है सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, कब आप कैपिटलाइजेशन करना बंद कर देंगे। सो कैपिटलाइजेशन करना आप तब बंद करेंगे जब आपकी जो भी एक्टिविटीज हैं उस एसेट्स को रेडी यूज़ करने के लिए वो कंप्लीट हो चुकी हों। ठीक है, सो पैरा 19 क्या कहता है? पैरा 19 कहता है सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। ठीक है, कैपिटलाइजेशन कब बंद करेंगे? और पैरा 21 कहता है व्हेन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट इज कंप्लीट इन पार्ट्स एंड कंप्लीटेड पार्ट इज कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड व्हाइल अदर कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूड फॉर अदर पार्ट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग एसेट्स कॉस्ट इन रिलेशन टू दैट पार्ट शुड सीज व्हेन सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर दैट पार्ट आर कंप्लीट। फ्रेंड्स, उनका कहना है कि सपोज कर लीजिए आप कोई आप ब्रिज बना रहे हैं और उसमें आप कई पार्ट में काम कर रहे हैं, तो उसमें से जब एक पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है और वो पार्ट आप उसे उसे इंडिपेंडेंटली भी यूज़ कर सकते हैं, तो फिर फर्दर उस पर कोई काम नहीं करना है, तो आप उस पर जो इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन है वो वहाँ पर रोक सकते हैं जैसे ही उसकी सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं। ओके, डिस्क्लोजर में क्या दिया है? अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो बोरिंग कॉस्ट के लिए आप एडॉप्ट कर रहे हैं,
और अमाउंट कितनी बोरिंग कॉस्ट आपने कैपिटलाइज करी है, ये 2 चीज़ें आप डिस्क्लोजर में देंगे। सो फ्रेंड्स, मैं समराइज करता हूँ कि भाई हमारे AS 16 क्या है। ठीक है, AS 16 आपका बोरिंग कॉस्ट का है। बोरिंग कॉस्ट का मतलब है इंटरेस्ट जो आप लोन पे दे रहे हैं। तो ये AS आपका डील करता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, कि भाई इस बोरिंग कॉस्ट को हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपके 2 ही होते हैं, या तो आप P&L में चार्ज कर दें या कैपिटलाइज कर दें। कैपिटलाइज किसको करेंगे, जो आपकी एसेट्स क्वालिफाइंग एसेट्स होती है। क्वालिफाइंग एसेट्स किसे मानोगे, जिस एसेट्स में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है फॉर प्रिपरेशन या फॉर प्रोडक्शन। सब्सटेंशियल पीरियड टाइम नॉर्मली कितना माना जाता है, 12 मंथ। अगर 12 मंथ से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो एसेट्स क्वालिफाइंग एसेट्स है। क्लियर है। कई केसेस में 12 मंथ से कम या ज़्यादा पीरियड भी जस्टिफाई किया जा सकता है। सो बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, पैरा 4 है ये, कि बोरोइंग कॉस्ट में आपकी इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस, ये आपकी बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड होता है। ठीक है, इसके बाद है फिर एक्सचेंज डिफरेंस में बताएगा कि भाई जो बोरोइंग कॉस्ट में इंटरेस्ट पोर्शन से रिलेटेड एक्सचेंज डिफरेंस है वो आप बोरोइंग कॉस्ट में लेंगे। इसके अलावा जो एक्सचेंज डिफरेंस का पार्ट है जो प्रिंसिपल वगैरह पे है वो आप AS 11 में लेंगे। ठीक है, पैरा 5 है कि भाई क्वालिफाइंग एसेट्स किसे कहते हैं, तो जो एसेट्स आपकी रेडिली यूज़ हैं, आप खरीद रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, वो क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है। पैरा 6 है कि भाई आप बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो बोरोइंग कॉस्ट इन्होंने 3 पार्ट में दी है। पहली जो आपने स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल है, मतलब उस बिल्डिंग को बनाने के लिए डायरेक्ट लोन लिया है, वो तो सीधा कैपिटलाइज कर दीजिए। दूसरा है जो आपकी एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है, इसका मतलब है आपके जो दूसरे लोन्स हैं, बिजनेस के पर्सनल लोन्स हैं, उनसे उनका फंड आपने यूज़ किया है एसेट्स को बनाने में, तो वहाँ पर जितना पोर्शन उससे रिलेटेड है वो आप कैपिटलाइज कर देंगे। अदर जो इसके बाद बचता है वो आप P&L में चार्ज कर देंगे। फिर उन्होंने बोला कि कमेंसमेंट कैपिटलाइजेशन का कब होगा, तो कैपिटलाइजेशन का कमेंसमेंट तब होगा आपका शुरू जब आपकी ये कंडीशन, तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं। मतलब एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन पे जो क्वालिफाइंग एसेट्स है उस पर आपने एक्सपेंडिचर किए हो, आपने उसमें बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड की हो, और एक्टिविटी जो आपकी प्रिपरेशन एसेट्स को करने में है वो आपकी प्रोग्रेस में हो। ठीक है, फिर हमने पढ़ाया कि सस्पेंशन क्या होगा। तो सस्पेंशन कैपिटलाइजेशन का तब होगा जब आपका जिस पीरियड में वो एक्टिविटीज़ रुकी हुई हैं, इंटरप्टेड हैं, तो उस पीरियड में आपका सस्पेंशन होगा, उसे आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। फिर हमने पढ़ाया आपको कैपिटलाइजेशन का सेसेशन कब होगा। तो सेसेशन में हमने बताया कि जब आपकी सारी एक्टिविटीज़ उस एसेट्स को रेडी करने की कंप्लीट हो गई हैं तो फिर आप एसेट्स को सेसेशन कर सकते हैं। पैरा 21 में ये बताया कि अगर आप एसेट्स को कई पार्ट में तैयार कर रहे हैं तो उस कई पार्ट में तैयार करने की वजह से आपकी जो एक पार्ट आपने तैयार किया और उसमें सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई हैं, तो फिर उस पार्ट की बोरोइंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज करना रोक सकते हैं, सेसेशन कर सकते हैं। फिर पैरा 23 है जिसमें डिस्क्लोजर पार्ट है। एक तो आपकी क्या पॉलिसी आपने अडॉप्ट करी है वो बताना है, और कितनी अमाउंट आपने कैपिटलाइज करी है वो बताना है। ठीक है, तो आई होप ये AS 16 आपको बेसिकली कंसेप्चुअली क्लियर हुआ होगा। अब हम इसकी थोड़ी प्रॉब्लम्स करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।